ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज हम 31 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको दोनों मिल जाएंगे। तब तक हम चलते हैं। मंथ का लास्ट डे है 31 मार्च। करंट अफेयर यहां पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे दिया गया? तो हॉकी इंडिया के द्वारा वार्षिक अवार्ड्स की घोषणा की गई है हाल ही में। अब ये जो अवार्ड है ना, ये 2025 की परफॉर्मेंस के आधार पर दिए गए हैं, इसीलिए इसका नाम है हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025 की परफॉर्मेंस के आधार पर। अब इसमें एक तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और एक विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इनको जो अवार्ड दिया जाता है ना, वो एक हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर दिया जाता है। तो इसका नाम है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। और ये अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह को। आंसर हो जाएगा आंसर बी, हार्दिक सिंह को, जो कि पंजाब से आते हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया। विमेन कैटेगरी में विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया नवनीत कौर को। यह हरियाणा से आती है मूल रूप से, तो ये इंडियन हॉकी प्लेयर है, तो इन्हें विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का 2025 का बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया। देखिए, मेंस और विमेंस कैटेगरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वैसे कैटेगरीज काफी सारी है, लेकिन यहां पर हम जो जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। एक हॉकी इंडिया के द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। हॉकी इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, तो यह हॉकी के क्षेत्र में, सेंट्रल का यह मेजर ध्यानचंद नहीं है, ध्यान रखना। यह हॉकी इंडिया का मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हमारी जो हॉकी टीम है वो गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, और उसके एक बहुत ही फेमस प्लेयर थे जफर इकबाल। इनको दिया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके तहत 25 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। अदर कैटेगरीज देखें तो एक गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये बिच्छू देवी करीबाम को दिया गया। डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड संजय को दिया गया, प्लेयर हैं हॉकी के। मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड सुमित को दिया गया, और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सुखजीत सिंह को। ये सभी हॉकी प्लेयर है। तो ये अदर कैटेगरीज है हमारे लिए। जो उधर की हमने 3 पढ़ी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हो जाती है हमारी सारी की सारी सेकेंडरी। यहां से बाय चांस कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड हॉकी इंडिया का एक बहुत ही फेमस अवार्ड है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस और विमेंस कैटेगरी में दिया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी जो खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह सीनियर, इनके नाम पर यह 2023 में शुरू किया गया था। तो हॉकी इंडिया ये अवार्ड देती है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड पीस के लिए प्रयास करने के लिए, योगदान देने के लिए ग्रैंड प्राइज दिया गया है जुपल्ली कृष्णा राव को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम बात करते हैं जुपल्ली कृष्णा राव की, तो ये टूरिज्म मिनिस्टर है। पता है किस राज्य के? तेलंगाना राज्य के। तेलंगाना राज्य के ये टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर है। इनको दिया गया ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस। नाम क्या है इनका? जुपल्ली कृष्णा राव। अब देखिए, ये अवार्ड किसने दिया है या कहां पर दिया गया, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तेलंगाना के हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में कहां आयोजित की गई? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई। यहीं पर इंटरनेशनल इंटरचेंज डेवलपमेंट एसोसिएशन एक संस्था है, इसके द्वारा ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस नाम का अवार्ड दिया जाता है। अब एक्चुअल में यह अवार्ड है ना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में ही दिया जाता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया हो, फॉर एग्जाम्पल जहां पर भी बुद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं उनको बढ़ावा दिया हो, इसके माध्यम से पीस को प्रमोट किया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है।
अब क्योंकि तेलंगाना में हैदराबाद में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और हैदराबाद के तेलंगाना के टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर है जुपल्ली कृष्णा राव, तो इनको अवार्ड दिया गया है ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस। आई होप समझ पाए होंगे। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, 22 देशों के लगभग 150 डेलीगेट्स यहां पर आए थे। अलग अलग देशों के जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो मॉन्क हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। इसका उद्देश्य होता है कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको वर्ल्ड में प्रमोट किया जाए और उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में पीस, ब्रदरहुड, इनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस का समय समय पर आयोजन किया जाता है। 2025 में ये तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई। अब तेलंगाना के टूरिज्म मिनिस्टर को इसलिए दिया गया क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना, ये नागार्जुन सागर जो क्षेत्र है, जो डैम है, उसके पास 274 एकड़ में एक बुद्ध वनम प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। ये क्या है? तो ये ग्लोबल वर्ल्ड पीस सेंटर है जहां पर गौतम बुद्ध से संबंधित चीजों को प्रमोट किया जाएगा, उनकी शिक्षाओं को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट राज्य में जो पानीगिरी है, इसके अलावा नेलकोंडापल्ली एक क्षेत्र है, धूलीकट्टा, ये सब तेलंगाना के तेलुगु वर्ड हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं। अब ये सारे जो प्लेसेस है ना, ये बौद्ध स्थल हैं। कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्लेस हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इनको संरक्षित करके पूरा बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट को भी डेवलप कर रही है तेलंगाना गवर्नमेंट। इसलिए भी तेलंगाना के जो टूरिज्म मिनिस्टर है, इनको ये अवार्ड दिया गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अवार्ड क्यों मिला है, किसने दिया है। तो बुद्धावनम प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। जो बौद्ध दार्शनिक रहे हैं आचार्य नागार्जुना, उनसे जुड़े हुए क्षेत्र या गौतम बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध धर्म के जो प्लेसेस है उनको प्रमोट किया जा रहा है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना, पूरे वर्ल्ड में भाईचारे की भावना का विकास करना, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का। तो 2026 में यह कहां पर आयोजित किया गया, क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाएगा। तो यह आयोजित किया गया 2026 में तेलंगाना के हैदराबाद में। इजी, आगे चलें। अर्थ आर 2026 मार्च माह में किस तिथि को मनाया गया है? ये एक डे है, अर्थ आर डे, है ना। ये मार्च महीने में मनाया गया है 28 मार्च को। आपको पता है जो मार्च मंथ का लास्ट सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में अर्थ आर डे। है क्या? एक संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। यह संस्था आयोजित करती है अर्थ आर डे को। अब ऐसे ये फिक्स है कि हर साल मार्च के जो लास्ट सैटरडे है उस दिन यह मनाया जाता है। क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में रात में 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे जो वर्ल्ड की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जो इंपॉर्टेंट आइकॉनिक लैंडमार्क होते हैं जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, उनकी 1 घंटे लाइटों को बंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया से यह शुरू हुआ था 2007 में। सबसे पहली बार ये जो इनिशिएटिव है ना, एक्चुअल में 2007 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम से ना, उनमें पूछा जाता है कि अर्थ आर डे कौन मनाता है? तो WWF मनाता है ना। शुरुआत कहां से की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से 2007 में। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओपेरा हाउस जो बिल्डिंग है ना, वहां पर सबसे पहली बार लाइटों को बंद रखा था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में यह फैला। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य कि क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसके प्रति ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो वर्ल्ड के सभी देश ऑलमोस्ट अपने यहाँ की जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, उनकी लाइट्स को बंद रखते हैं। जैसे अगर हम एफिल टावर फ्रांस में जाएं, पेरिस में, तो एफिल टावर, या इंडिया में जो राष्ट्रपति भवन है ना, ऐसी बिल्डिंग्स की लाइटों को बंद किया जाता है। इस बार ये अर्थ आर का 20वां एडिशन है। ये अच्छी है तो हम भी हमारे घरों की लाइटों को बंद कर सकते हैं। तो ये 20वां एडिशन इस बार इसका मनाया गया अर्थ आर डे का। तो कब मनाया जाता है? ये हर महीना मार्च माह में लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है हर साल।
WWF इंडिया और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ग्वालियर में इंडिया ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया है इसके लिए कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसको माना जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या WWF का फुल फॉर्म है। ये जो संस्था है नेचर कंजर्वेशन के लिए नॉर्मली काम करती है। तो शुरुआत की गई थी 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, तब इसे लाइट्स आउट इवेंट के रूप में शुरू किया गया था। अब ये अर्थ आवर डे के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट इवेंट हुआ था 31 मार्च 2007 को। हर साल अलग अलग डे को आएगा, क्योंकि इस बार मार्च का जो लास्ट सैटरडे वो 28 मार्च को था, तो इस बार ये 28 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये संस्था 1961 में बनी थी। नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एक विशाल पैंडा इसका ऑफिशियल लोगो आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है WWF इंडिया, इसकी स्थापना इंडिया में 1969 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना। भारतीय नौसेना ने किस शहर में आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी की है? तो आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसकी मेजबानी इंडियन नेवी के द्वारा की गई केरला के कोच्चि में। आंसर बी। देखिए एक मैरीटाइम युद्धाभ्यास है। अब इसको ऐसा समझिए, क्या होता है कि इंडियन नेवी ने मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर, जो कि हमारा सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है केरला के कोच्चि में, यहां पर इंडियन नेवी ने आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इसमें इंडियन ओशन, देखिए उसका उद्देश्य होता है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का कि इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा सके, इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। जो भी देश है इंडियन ओशन के, वो साथ में मिले और किसी भी प्रकार का अगर थ्रेट आता है, कोई चैलेंजेस है, तो उससे निपटने के लिए प्रयास करें। तो इसी उद्देश्य से आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। इस बार ये कोच्चि केरल में आयोजित की गई और इंडियन नेवी ने इसको लीड किया है। 12 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, जो कि इंडियन ओशन की कंट्री है, जैसे फ्रांस, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करना इंडियन ओशन की कंट्रीज के बीच में, ये नॉर्मली उद्देश्य है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का। तो एक पता है आपको, ये एक ग्रुप है जहां पर हम आयोन्स की बात करें ना, तो इसे कहा जाता है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम। ये हिंदी में देखें तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी से कहा जाता है। तो ये पूरा एक ग्रुप है इंडियन ओशन के देशों का, इंडियन ओशन के जो रीजन है ना, वहां पर तटवर्ती देशों का, उनकी नौसेनाओं के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक वॉलेंटरी इनिशिएटिव है। जो मेंबर बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, ताकि हम इंडियन ओशन रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आए, थ्रेट आए, तो मिलके निपट पाए। तो आपको पता है 2026 से 2028 तक इस जो संगठन है या इनिशिएटिव ना, इसकी अध्यक्षता इंडिया के पास से 16 साल के बाद 2026 से 2028 तक। इसीलिए इसका जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया और ये इंडिया में सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, केरल के कोच्चि में। वैसे 3 हेडक्वार्टर यहां पर आप याद रखिएगा। एक वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर पूछे तो ये मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है केरला के कोच्चि में। और नौसेना का मुख्य ट्रेनिंग कमांड भी इसे कहा जाता है। इंडियन नेवी डे भारत में मनाया जाता है 4 दिसंबर को, है ना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखना। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी कंप्लीट मैथमेटिक्स के कोर्स को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए अर्थमेटिक और एडवांस कोर्स यहां पर पूरा कवर करवाया गया है। आपको जो भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे उन सभी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक भी आप इसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स होती है बैंकिंग की या फिर रेलवे एसएससी की, सबके लिए ये आपको फाउंडेशन तैयार करने में काफी मदद करेगा। इसे आप अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए कंप्लीट मैथमेटिक्स पैकेज को।
सिंगल पैकेज में मैथ्स के आपके सभी लेवल यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थमेटिक, एडवांस और जैसे भी क्वेश्चन आते हैं। इवन यहां पर आपको 70 आवर का मैथ्स रिवीजन भी दिया गया है और आपको एक कैलकुलेशन बूस्टर भी इसी के साथ मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट होते हैं एग्जाम में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, काफी टाइम लगता है, तो वो यहां से अपनी कैलकुलेशन को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसकी लिंक है। तो आगे चलते हैं हम। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव स्कीम की। ये जो स्कीम है ना, एक्चुअल में सितंबर 2024 में शुरू की गई थी। कब? सितंबर 2024 में। पीएम ई ड्राइव स्कीम इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इनको बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को लाया गया था। इसके तहत होता क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उन लोगों को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, है ना। अब इसके जो टाइम पीरियड है, जो समय सीमा है, उसको बढ़ाकर टू व्हीलर के लिए जो सब्सिडी की समय सीमा है उसको बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 जुलाई 2026 तक कर दिया है। दो अलग अलग समय सीमा है, यहां पर याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सब्सिडी को एक्सटेंड किया है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए जो सब्सिडी है वो 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ाई गई है। वहीं पर जब हम ई रिक्शा की बात करते हैं, है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो सब्सिडी है वो 31 मार्च 2028 तक एक्सटेंड की गई है। गवर्नमेंट का लक्ष्य कि ई जो टू व्हीलर हैंगे ईवी के, उनको 14 लाख से बढ़ाकर उनकी सेल को ऑलमोस्ट 25 लाख तक किया जा सके और ई रिक्शा का टारगेट 39,000 प्लस किया जा सके। तो इसीलिए इस स्कीम की जो सब्सिडी है उनको एक्सटेंड किया गया है। उद्देश्य वही है पीएम ई ड्राइव स्कीम का, ईवी अडेप्टेशन को बढ़ाना, पॉल्यूशन को कम करना और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना या जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना। तो ये पीएम ई ड्राइव स्कीम है। बजट है इसका टोटल अब मिलाकर 10,900 करोड़ रुपए। 10,900 करोड़ का बजट है। ई टू व्हीलर पर हर वाहन पर गवर्नमेंट 5,000 तक की सब्सिडी दे रही है इस स्कीम के तहत। सितंबर 2024 में यह लॉन्च की गई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। वैसे भी इन फ्यूचर अब यहां से गवर्नमेंट जो ईवी सेक्टर है उस पर और ज्यादा तेजी से काम करेगी, क्योंकि हमने मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्रूड ऑयल की है। अब हमको यहां से समझ में आता है कि भाई अगर कभी इन फ्यूचर अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जो मेन रूट है अगर वो ब्लॉक होते हैं, कोई भी देश सनक में आकर अगर इनको ब्लॉक कर देता है, तो इन फ्यूचर हमारे देश में या यूरोपीय देश में, जापान में, हर देश में क्रूड ऑयल का सबसे एक बेसिक प्रॉब्लम आके खड़ा होगा। एलपीजी का भी प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे केस में अब गवर्नमेंट इन फ्यूचर यहां से हो सकता है कि जो ईवी है उनको और ज्यादा उन पर तेज काम करे और जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक और जो परिवहन के साधन होते हैं, स्पेशली जो सामान के आवागमन के लिए काम आते हैं, उनको भी ईवी में कन्वर्ट करें और उसके लिए भी शायद प्रयास तेज करें। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 10 साल 20 साल में शायद हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे, ताकि अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से जाम ना हो, है ना। और एलपीजी का भी अगर कोई सब्स्टिट्यूट निकाल पाए हम इन फ्यूचर, तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा हमारे लिए। तो चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में आपको समझ में आ गया। सितंबर 2024 में ये शुरू की गई थी और अभी इसको एक्सटेंड किया गया है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है शीतल देवी को। शीतल देवी, ये इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी है। आपको पता है ये वर्ल्ड की एकमात्र पैरा आर्चर है जिनके दोनों हाथ नहीं है, उसके बाद भी अपने पैरों से और कंधों की मदद से सटीक निशाना लगाने के लिए इनको जाना जाता है। अगर आपने कभी इनका वीडियो देखा हो,
इनकी कोई प्रतियोगिता देखी हो तो आपको समझ में आएगा, दोनों हाथ नहीं है। इसलिए शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया है वर्ल्ड आर्चरी ने। ये कोई इंडिया का अवार्ड नहीं है, वर्ल्ड आर्चरी ने दिया ये अवार्ड। लास्ट ईयर 2025 में साउथ कोरिया के ग्वांगजू में जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन था, उसके आधार पर इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जम्मू कश्मीर से आती है शीतल देवी, एज केवल 19 साल है इनकी। अर्जुन अवार्ड इनको 2024 में दिया गया था। इसके अलावा और कई अवार्ड है, लेकिन इनके पास अर्जुन अवार्ड एक बड़ा अवार्ड है, तो ये 2024 में शीतल देवी को दिया जा चुका है। किस राज्य से बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर राज्य से। जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी साउथ कोरिया में लास्ट ईयर, उसमें इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता था, टीम इवेंट में सिल्वर जीता था, मिक्स्ड इवेंट में इनकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड आर्चरी पूरे वर्ल्ड में आर्चरी खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1931 में इसकी स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है और ग्रेग एस्टन इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। डॉक्टर विजयपत सिंघानिया का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहां पर बात की जा रही है विजयपत सिंघानिया की, एक बहुत ही फेमस उद्योगपति। इनका हाल ही में निधन हो गया। भारत सरकार ने इनको 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दूसरा सबसे बड़ा पद्म अवार्ड पद्म भूषण, और इंडिया का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण 2006 में दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड, इंडस्ट्री या फिर एविएशन के क्षेत्र में विजयपत सिंघानिया के योगदान के कारण। आपको पता है रेमंड ग्रुप जो है ना, उसके फॉर्मर चेयरमैन है विजयपत सिंघानिया। 87 ईयर की एज में मुंबई में इनका निधन हो गया। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। रेमंड लीगेसी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। मान लो एक मिल चलती थी कपड़े की, रेमंड मिल के नाम से, और वहां से एक ग्लोबल ब्रांड बनाने तक का जो सफर है उसमें योगदान रहा है चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का। आगे चलकर जो रेमंड कंपनी, उसमें जो इनका स्टेक था, जो शेयर्स थे, जो होल्डिंग थी, वो सब इन्होंने इनके बेटे को ट्रांसफर कर दी थी, गौतम सिंघानिया को। और उसके बाद इनके और गौतम सिंघानिया, जो कि इनके बेटे और वर्तमान में चेयरमैन है ये रेमंड ग्रुप के, इनके बीच में जो संपत्ति को लेकर जो विवाद था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो कोर्ट भी गया था आगे। और फिर उसी सिनेरियो पर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, एन इनकम्प्लीट लाइफ के नाम से। तो विजयपत सिंघानिया की ऑटोबायोग्राफी है एन इनकम्प्लीट लाइफ। अपने बेटे और इनके बीच में जो संपत्ति का विवाद है उसको लेकर यह बुक लिखी गई है। रेमंड ग्रुप 1925 में स्थापित किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और गौतम सिंघानिया जो कि इन्हीं के बेटे हैं, ये वर्तमान में चेयरमैन हैं रेमंड ग्रुप के। 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो यहां पर बात की जा रही है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नाम से समझ में आ जाएगा, एक अर्धसैनिक बल है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि डिजास्टर की कंडीशन में काम करता है। कोई भी बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाए, कभी तूफान आ जाए, कोई भी डिजास्टर है ना, लैंडफॉल हो जाए, तो इसी कंडीशन में क्विक रिस्पांस के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स काम करती है। हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल का जो कार्यकाल है वो 30 मार्च 2027 एक साल के लिए बढ़ाया गया है। और ये है पीयूष आनंद। कौन है? पीयूष आनंद। ठीक है, तो पीयूष आनंद नॉर्मली मार्च 2024 में अतुल करवाल के स्थान पर, जब वो उनका रिटायरमेंट हुआ था, तब ये एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में मार्च 2024 में अपॉइंट हुए थे। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी है, उन्होंने एक साल का एक्सटेंशन दिया है इनके कार्यकाल को। तो 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं पीयूष आनंद, जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल को एक साल और कंटिन्यू करेंगे। ओके, एनडीआरएफ उद्देश्य क्या है, काम क्या है, ये आपको समझ में आ गया। स्थापना 2006 में हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। हालांकि गठन हुआ था 2006 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत
गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनडीआरएफ काम करता है देश में। किसने इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया है? तो ये जो इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया था और इसे जीता है मैट फिट्जपैट्रिक ने। मैट फिट्जपैट्रिक ने इंडियन ओपन 2026 में गोल्फ टूर्नामेंट ये अपने नाम किया और ये इनका पहला डीपी वर्ल्ड टूर का खिताब है। गुरुग्राम की हरियाणा के गुरुग्राम में इन्होंने इस वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है। देखिए डीपी वर्ल्ड टूर खिताब ये एक गोल्फ का टूर है, अलग अलग हिस्सों में टूर्नामेंट के माध्यम से इसको साल भर आयोजित किया जाता है। इसका एक पार्ट है जो कि इंडिया में आयोजित किया गया, ठीक है, इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट के नाम से। तो आयोजन हुआ था हरियाणा के गुरुग्राम में। इन्होंने स्पेन के एक डिफेंडिंग चैंपियन है यूजेनियो, इनको हराया है। तो इन्होंने लास्ट ईयर, स्पेन के प्लेयर ने लास्ट ईयर ये अवार्ड जीता था और अब इंग्लैंड के एलेक्स फिट्जपैट्रिक ने यह खिताब जीता है लास्ट ईयर के चैंपियन स्पेन के खिलाड़ी को हराकर। तो अब विनर कौन हो गया? इंग्लैंड के एलेक्स फिट्जपैट्रिक इसके हो गए हैं विनर। और इस तरीके से 27 ईयर की इनकी एज है और करियर की यह पहली बड़ी डीपी वर्ल्ड टूर का खिताब है जो कि एलेक्स ने अपने नाम किया है, इंग्लैंड के प्लेयर। अब यहां पर अगर हम डीपी वर्ल्ड टूर की बात करते तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गोल्फ का वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसके इवेंट अलग अलग समय में आयोजित किए जाते हैं। एक यूरोपियन टूर है, ग्लोबल टूर आप इसको गोल्फ का बोल सकते हैं, और इसी का एक पार्ट के रूप में हीरो इंडियन ओपन का आयोजन किया जाता है। डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब हरियाणा के गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया था 26 से 29 मार्च तक, और इसके विनर को ऑलमोस्ट 3.6 करोड़ का खिताब दिया गया है। तो ये किसने जीता? इंग्लैंड के गोल्फ प्लेयर एलेक्स ने अपने नाम किया है। हीरो इंडियन ओपन की शुरुआत 1964 में की गई थी। आयोजन कौन करवाता है? तो इसका आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है इंडियन गोल्फ एसोसिएशन, और साथ ही साथ वर्ल्ड टूर द्वारा संयुक्त रूप से इसको मान्यता दी गई है। तो इंडिया में इंडियन गोल्फ एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है। 1964 में शुरू किया गया था, भारत का सबसे पुराना इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट है हीरो इंडियन ओपन। आयोजन करवाने वाली संस्था इंडियन गोल्फ यूनियन या इंडियन गोल्फ एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इंडियन ओपन की शुरुआत इसने 1964 में की थी, लेकिन पहले इसे हीरो इंडिया ओपन के नाम से भी, इसको इंडियन ओपन के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन इसे ही हीरो इंडिया ओपन के नाम से बाद में पुकारा गया, और यही इवेंट वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। गोल्फ का टूर्नामेंट है, इंडिया में गोल्फ की सबसे पुराना इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट अगर पूछा जाए तो हीरो इंडिया ओपन। लास्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन 2026 में मेंस सिंगल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मियामी ओपन की बात करें तो ये एक टेनिस इवेंट है, टेनिस की प्रतियोगिता है जो कि अमेरिका में आयोजित की जाती है। तो मियामी ओपन 2026 में मेंस सिंगल का जो खिताब है ये जीता है स्पेन के जेनिक सिनर ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए, जेनिक सिनर, जो कि इसको करेक्ट कीजिएगा, इटली के, स्पेन के नहीं है, इटली के जेनिक सिनर ने ये अपने नाम किया है। ठीक है, मियामी ओपन मेंस सिंगल विनर हो गए इटली के जेनिक सिनर। इन्होंने चेक रिपब्लिक के जीरी लहका को हराकर यह खिताब जीता। तो चेक रिपब्लिक के जीरी हो गए रनर अप। अब यहां पर विमेंस कैटेगरी की जब बात आती है तो विमेंस सिंगल का जो खिताब है यह बेलारूस की आरेना सबालेका ने अपने नाम किया है। आरेना सबालेका विमेंस सिंगल में विनर हो गई, और इटली के जेनिक सिनर ये मेंस सिंगल में विनर हो गए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता है, दोनों खिलाड़ियों ने, जेनिक सिनर और आरेना सबालेका, इन दोनों ने एक ही साल में, इस साल में इंडियन वेल्स एक और टेनिस इवेंट है उसके साथ मियामी ओपन भी जीता है। इसके पहले दोनों प्लेयर ने मेंस और विमेंस सिंगल का इंडियन वेल्स का खिताब भी जीता था, और एक ही साल में अगर ये दोनों इवेंट कोई जीत लेता है ना तो उसे सनशाइन डबल्स
का खिताब दिया जाता है। तो इन दोनों ने ही एक ही साल में सनशाइन डबल्स का खिताब पूरा किया है। ये टेनिस के इवेंट है, इंडियन वेल्स की बात करते हैं, मियामी ओपन की बात करते हैं, तो ये दोनों इस साल मेंस कैटेगरी में जेनिक सिनर ने जीती, इटली के खिलाड़ी, और विमेन सिंगल में ये खिताब बेलारूस की आरेना सबालेका ने जीता है। आरेना सबालेका ने अमेरिका की कोको गाफ को फाइनल में हराया है। तो सनशाइन डबल्स भी समझ में आ गया। टेनिस की दुनिया में एक ही साल में अमेरिका में होने वाले 2 बैक टू बैक हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट है टेनिस के। एक इंडियन वेल्स मास्टर्स कैलिफोर्निया में आयोजित होता है, और एक मियामी ओपन जो कि फ्लोरिडा में आयोजित होता है। जो दोनों जीत लेता है एक ही साल में, उसे टाइटल दिया जाता है सनशाइन डबल का। तो ये एक प्रेस्टिजियस अचीवमेंट माना जाता है टेनिस की दुनिया में। तो ये दोनों अमेरिका में आयोजित होते हैं, और इस बार दोनों ही जेनिक सिनर और आरेना सबालेका ने अपने नाम किए थे। डन। तो यहां पर 31 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार 2026 घोषित किए गए। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे आ जाइए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इस संस्थान के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड। भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रणाली वायु बाण को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया है इंडियन एयर फोर्स ने। इनिशिएटिव है वायु बाण इनिशिएटिव, इसको किस संगठन ने शुरू किया है? तो इंडियन एयर फोर्स ने। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने इंटरनेशनल खेलों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हॉकी प्लेयर हैं। हाल ही में 6.2 तीव्रता का भूकंप होंशु द्वीप पर आया, यह किस देश का है? तो यह जापान का द्वीप है। पेमेंट विजन 2028 ये शुरू किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जल जीवन मिशन 2.0 के रिफॉर्म फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 12वां राज्य कौन बना? तो यह बना है मेघालय। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 नए रेलवे स्टेशन जोड़े गए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो इसे 2022 में शुरू किया गया था। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पेरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो यह है 3.1%, है ना। तो ये सारे करंट अफेयर रिवाइज हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, कौन सी गैस बाह्य मंडल में प्रमुख रूप से पाई जाती है? हाइड्रोजन। किराना घराने के प्रवर्तक और संस्थापक कौन? उस्ताद अब्दुल करीम खान। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यह है यमुना रिवर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से कनेक्ट करता है? बनारस घराने के पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 किससे संबंधित है? तो तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।